नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही हैं और उसी क्रम में हम आज मौर्य वंश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की क्लासेस आपको दे दी जा चुकी हैं और यहाँ से मौर्य वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो इस मौर्य वंश के बारे में समझने का प्रयास करिएगा कि ये ऐसा पहला साम्राज्य था जो राजनीतिक रूप से एकता का प्रतीक यहाँ से दिखाई देगा। इससे पहले क्या था कि आपने पढ़े होंगे कि जैसे महाजनपद जैसे, चूंकि जगह जगह पे अपना अपना एक राज्य का जो है प्रभुत्व था, शासन था। लेकिन यहाँ जब मौर्य वंश का जो स्थापना हो रही है तो ये एक बड़े राजवंश की स्थापना होगी और बड़े भूभाग पर। ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य है वो भारत भूमि पर स्थापित पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था ये। ठीक है। और इसके जो पहले जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। इन्होंने इस मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। ये थी कुछ मुख्य बात इसकी। अब बढ़ते हैं हम लोग इस साम्राज्य की तरफ और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की चीजों को। ठीक है। अगर इनका परिचय देखें आप तो मौर्य राजवंश जो है संस्थापक माने जाते हैं मौर्य वंश के। ठीक है। वहीं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से इन्होंने एकबद्ध किया था। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। अगर भारतीय स्रोतों की अगर बात की जाए इसमें तो जो धनन का पुत्र जो विशल और तथा जो कुलीन है, इसका जो साक्ष्य मिलता है वो जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है उसके कृति के अनुसार ये इसमें साक्ष्य मिलते हैं। राजकुल से संबंधित अगर बात देखें तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार भी ये साक्ष्य दिखाई दिखाई देता है। शूद्र उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जो उत्पत्ति थी वो शूद्र उत्पत्ति के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो वंश था वो शूद्र के रूप में अगर देखा जाता है तो बृहत कथा मंजरी जो है और कथा सरित सागर के अनुसार ये साक्ष्य आपको मिलते हैं। मयूर जो पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र जो है हेमचंद्र कृत, इसमें परिशिष्ट पर्वन में जो आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। अगर विदेशी स्रोतों की अगर बात करें तो जैसे कई लोग आए थे भारत विदेशी मतलब यात्री के रूप में, दूत के रूप में। तो उसी में आप देखेंगे कि जो मैगस्थनीज की जो इंडिका है, ठीक है, इसमें भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। एरियन इसके द्वारा भी साक्ष्य मिलते हैं, प्लूटार के द्वारा साक्ष्य, जस्टिन स्ट्रेबो ये सब इसके साक्ष्य देते हैं। और डियोडोरस प्लिनी आदि की रचनाएं भी इसके लिए साक्ष्य प्रदान करती हैं। ठीक है। वहीं दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय है वो तमिल ग्रंथ के अहनानुर और पुन्नारुन में उल्लिखित है। जो दक्षिण विजय का जो साक्ष्य मिलता है वो आपके अनानुर और पुन्नानुर में मिलता है। ठीक है। अगर साम्राज्य की तरफ अगर बढ़ें तो मृत्यु के समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या उसके समय की बात करें तो जो मृत्यु के समय जो साम्राज्य की जो सीमा होती थी तो उत्तर की जो सीमा है वो हिमालय की श्रृंखला तक इनकी सीमा देखने को मिलती है। वहीं अगर पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी तक आपको इनकी पूर्वी सीमा मिलती है और दक्षिणी यानी कि कर्नाटक तक इनकी दक्षिण की सीमा दिखाई देगी। यानी कि एक बड़ा भूभाग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये बड़ा भूभाग देखने को मिलेगा। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो हिंदू कुश तक इनकी पश्चिम सीमा हुआ करती थी। ठीक। साम्राज्य अगर विस्तार की बात की जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से ये बड़ा जो है साम्राज्य यहाँ दिखाई देता है। ठीक है। और जो आपके चंद्रगुप्त जी मौर्य जी हैं वो श्रवणबेल गोला जो कर्नाटक में पड़ता है संलेखना विधि से इन्होंने प्राण को त्यागा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम एवं प्रयोगकर्ताओं को देखेंगे। तो जैसे सैंड्रोकोट्स का जो प्रयोग होता है तो वो स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन के द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक है। वहीं पे जो सैंड्रोकोट्स का जो प्रयोग होता है वो फिलार्क्स के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा और एंड्रोकोट्स जो आपको नाम मिलता है वो प्लूटार के द्वारा देखने को मिल जाएगा। और विलियम जोन्स जो थे वो इन नामों के पहचान करता थे। याद रखिएगा इन नामों को पहचानने वाला कौन व्यक्ति था? विलियम जोन्स जी थे। ठीक है। वहीं एंड्रोकोट्स जो है प्लूटार्क और साथ ही में एपियानस ये भी इनके साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि प्रयोगकर्ता दिखाई देंगे आपको। ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो युद्ध होता है वो युद्ध आपका होता है 305 ईसा पूर्व में और इसका जो परिणाम होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। ठीक है। और साथ ही अगर देखें तो जो विजय का प्रभाव पड़ा तो वो विजय का प्रभाव था कि जो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। यानी कि जो हेलेना है
ये अब चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, विवाह कर दिया है। और साथ ही देखेंगे तो एरिया यानी हेरात, अराकोश यानी कंधार, और पेरीपेन्निस दाई जो काबुल, तथा जेड्रोशिया यानी मकरान और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र संधि में जो है, इनकी संधि में क्या हुआ, ये जो स्थान थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, इसमें ये जो क्षेत्र है ये इनको मिल जाएंगे संधि के द्वारा। ठीक है, और साथ ही देखेंगे कि मैगस्थनी राजदूत बनकर के मौर्य दरबार में आएगा। ठीक है, यानी कि जो मैगस्थनीज थे वो जो है राजदूत बनकर के मौर्य दरबार में हाजिर होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौर्य के बाद अब हम बिंदुसार की तरफ बढ़ते हैं। तो जो बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, तो बिंदुसार का जो अन्य नाम मिलते हैं, जैसे अमित्रोकैडिस अर्थात अमित्र घात इनका जो नाम मिलता है, ये एक यूनानी लेखकों के अनुसार इनका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, वहीं सिंहसेन एक नाम और मिलता है जो जैन ग्रंथ के अनुसार इनका नाम दिखाई देता है। ठीक है, अब देखें आगे, तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को इन्होंने भेजा था, जो दिव्यावदान के अनुसार ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, वहीं स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये सब फैक्ट हैं, आपको पता है, और हम फैक्ट की क्लास ही आपकी करा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर फैक्ट पे बात कर रहे हैं। तो आप भी इफेक्ट को एक बार नहीं कई बार आप इसको रिवीजन करके जाइएगा, जिससे आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, साथ ही देखेंगे कि जो प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिराडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की इन्होंने। कौन कौन सी चीज़ों की मांग की थी, ये पूछा जाता है कि सीरिया के शासक से किस चीज़ की मांग की थी एंटियोकस से। तो आपको याद रखना है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, जिसमें आप देखोगे कि ये दोनों चीज़ें तो आपकी प्रोवाइड करा दी गई थी और दार्शनिक के लिए मना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, अशोक सम्राट। अशोक सम्राट जी के बारे में देखें तो बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा थे ये। ठीक है, और अशोक का राज्य जो अभिषेक हुआ ये था आपका 269 ईसा पूर्व में, और जो उपराजा थे ये थे आपके अवंती यानी उज्जैनी के। ठीक, और वहीं राज्यसेवक इनका कब हुआ राज्याभिषेक, तो वो होता है 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब पुराणों में जो अशोक का नाम मिलता है वो अगर देखें तो अशोक वर्धन इनका नाम मिलता है। वहीं बौद्ध धर्म की तीसरी जो संगीत आपको पता है, पढ़ा चुके हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है, ये दीप वंश और महावंश में मिलता है। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है, तो दिव्यावदान में जो आपसे बता चुके हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। अब चूंकि इनके कुछ लेख हैं, उन लेखों को भी हम जैसे गुहालेख, शिलालेख और स्तंभलेख। ठीक है, तो जो शिलालेख है ये दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में आप विभाजित करके देख सकते हैं। वहीं जो स्तंभ लेख है वो भी आपके लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख रूप में दिखाई देते हैं। अब जो शिलालेख होते हैं उन शिलालेखों को देखें तो अगर लिपि की बात की जाए तो जो दीर्घ शिलालेख हैं इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपि की बात होगी। वहीं जो लघु शिलालेख हैं उसमें दीर्घ एवं लघु स्तंभ गुहालेख हैं जो कि ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अधिकांशतः जो है ब्राह्मी में ही आपको ये मिलेंगे, यानी कि लघु यानी कि जो छोटे शिलालेख हैं और उनकी बात की जाए तो उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, और जो बड़े बड़े हैं उनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग दिखाई देता है। साथ ही जो दीर्घ शिलालेख है उनकी लिपि की अगर बात की जाए तो देखिएगा जैसे द्विभाषीय लिपि यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी यूनानी और अरामाइक, जैसे सरेकुना अभिलेख में आपको ये लिपि दिखाई देगी। ठीक है, अरामाइक लिपि की बात करें अरामाइक की तो इसमें देखेंगे लघुमान अभिलेख और तक्षशिला अभिलेख ये अरामाइक लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। साथ ही देखेंगे खरोष्टी लिपि की बात करें तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख में ये लिपि आपको दिखाई देगी। ये सब लिपि आपसे पूछी जाती हैं कि ये जो लेख है ये किस लिपि में अंकित है। ठीक है, चलिए अब चूंकि आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि चाहे वो मौर्यकालीन की अगर बात की जाए, चाहे वो अशोक हों चाहे वो दशरथ जी हों, उन दोनों ने जो है आजीविकों को कुछ गुफाओं को दान में दिया था।
तो जैसे अशोक के शासन काल में निर्मित जो गुफाएं थीं, उनकी अगर बात करें तो ये तीनों नाम आपसे पूछे जा चुके हैं, सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोंपड़ी। ये अशोक के द्वारा दान में दी गई कुछ गुफाएं हैं, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं वो नागार्जुन एवं बराबर की जो पहाड़ियों को काट करके निर्मित किया गया है, वही आपकी ये गुफाएं हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें, दशरथ के काल में जो निर्मित जो गुफाएं थीं, जैसे लोमस ऋषि की गुफा, गोपिका गुफा और वर्तिका गुफा, वहीं बहेक गुफा, ये आपके दशरथ जी के द्वारा यानी कि जो आजीविकों को दान में दी गई गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे सोहगोरा जो ताम्रपत्र है, जो अभिलेख है जो गोरखपुर में, वहीं महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश में जो स्थित है, इनकी अगर बात करें तो ये मौर्यकालीन अभिलेख हैं और साथ ही इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है और अकाल के समय यानी कि यहाँ से एक साक्ष्य मिलता है और वो साक्ष्य अकाल का साक्ष्य, और अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता करने का उल्लेख यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको आंसर इजिली कर पाए, ठीक है। साथ ही हम अगर बढ़े आगे तो आप देखेंगे कि जो कलिंग युद्ध होता है, उस कलिंग युद्ध के बारे में एक बार समझ लीजिए कि अशोक के राज्यकाल की ये प्रमुख घटना मानी जाती है और कौन जीतता है, अशोक इसमें विजित होते हैं। और साथ ही जो स्रोत है, ये जो कहाँ मिलता है कलिंग का युद्ध, तो ये जो 13वां शिलालेख है, उस शिलालेख में ये वर्णन किया गया है। और अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ, यानी ये वर्णन वहां पे मिलता है कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। इसी से काफी व्याकुल हो गए थे अशोक, और उसके बाद जो है पूरी तरीके से युद्ध जैसी चीजों पे वो प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे वर्णन आपको 13वें शिलालेख में मिलता है, ये पूछा जाता है। हताहत हुए थे काफी इस युद्ध के बाद वो, ठीक है। चलिए, मैत्रीपूर्ण संबंध वाले जो यमन राजा हैं, यानी 13वां शिलालेख अगर समझें आप तो देखिएगा कि जो मिस्र तुर्माय या तुर्मय टॉलमी जो द्वितीय है फिलाडेल्फस, ठीक है, इसकी बात की जाए। और साथ ही अगर देखेंगे जैसे सीरिया अंतियोकस या एंटियोकस द्वितीय जो थियोस, और वहीं मैसिडोनिया या मकदूनिया अंतिकिन एंटीगोनस गोनाताश, और साथ ही साइरिन मग मैगस या फिर एपीरस जो कि आपके देखने को मिलेंगे अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर, ठीक है। अगर बात समझें, इसका मतलब ये है कि जो 13वां शिलालेख है, उस 13वें शिलालेख में जो मैंने आपको यहाँ नाम बताए हैं, जैसे मिस्र के राजा तुर्मया तुरामय या टॉलमी जो द्वितीय है फिलाडेल्फस, ये मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो रही है। तो इन राजाओं के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी जैसे सीरिया के एंटियोकस, मैसिडोनिया मकदूनिया जो अंतिकिन, या फिर जो साइरिन है यहाँ के मैग या मैगस, और जो एपीरस हैं जो कि आपके अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर के, तो ये आपके यहाँ पे 13वें शिलालेख में ये आपको वर्णन मिलता है। और ये बताया गया है यहाँ पे कि जो मैत्रीपूर्ण संबंध है ये इनसे थे, ठीक है। बस कुल मिला के बात यही है। चूंकि फैक्ट है तो आपको पता ही है कि फैक्ट किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब चूंकि यहाँ प्रांत और राजधानी की बात की गई है तो इसको समझिए, जैसे कुछ प्रांत हैं और उनकी राजधानी दी गई है, तो एक सेंटर तो था पूरा, लेकिन उसमें भी जैसे आप देखोगे वर्तमान में राज्य हैं, उसी तरीके से यहाँ पे प्रांत भी थे और उन प्रांतों की अपनी अपनी राजधानी, जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, बस समझने के लिए आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जो उत्तरापथ है वहाँ उसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतिरष्ट है ये उज्जैनी थी, इसकी कलिंग की तूशली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी, प्राच्य या पूर्वी क्षेत्र जो प्रदेश था उसकी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। चलिए, अगर वहीं पे न्यायालय की अगर बात की जाए तो न्यायालय का मतलब था जो धर्मस्थी है, ये दीवान न्यायालय कहा जाता था, दीवान न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था। वहीं कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था, ठीक है। अगर गुप्तचर की बात करें, ये पूछा जाता है, तो गुप्तचर जैसे संस्था एक ही स्थान पर रहने वाली, और संचरा ये प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाली। तो दो तरह के गुप्तचर की यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, जैसे संस्था और संचरा। संस्था वो थे जो एक ही स्थान पर रह करके करते थे, और संचरा वो जो घूम घूम कर जो है आपके गुप्तचर का काम किया करते थे। अब चूंकि मैगस्थनी का कुछ वर्णन मिलता है, तो मैगस्थनी के वर्णन के द्वारा देखें तो नगर प्रशासन की ये बात की जाती है, जैसे
पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। ठीक है। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी और छठवीं समिति, ये वर्णन मिला है, बिक्री कर वसूलना इसका काम था और करों की चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया था। यानी आप टैक्स की चोरी करोगे तो सीधे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ठीक है। वहीं नगर के पदाधिकारियों का नाम एस्टिनोमोई मिलता है। ठीक है। भारतीय समाज की अगर बात की जाए तो भारतीय समाज में जैसे 7 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये किसकी बात हो रही है? याद रखेंगे, मैगस्थनीज की जो इंडिका बुक है, ठीक है, इसमें जो वर्णन मिलता है तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था इन्होंने, जैसे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ये आपके 7 जो है श्रेणी बताई है इन्होंने। लेकिन साथ ही कहते हैं कि दास प्रथा का क्या था? अभाव बताते हैं। दास प्रथा यहाँ पे दिखाई नहीं देती। कोई व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा कर सकता था। ठीक है। इसका मतलब ये था कि जिस जाति से होगा वो उसी जाति से संबंधित व्यवसाय भी करेगा और शादी भी उसकी कहाँ होगी? वहीं होगी। ठीक है। शादी भी कहाँ होगी उसकी? वहीं होगी, उससे जो है बिलोंग करता है वो। ठीक है। चलिए, अब मौर्यकालीन प्रशासन जो सोपान की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे सबसे पहले साम्राज्य होता था सबसे बड़े, उसको फिर प्रांत या चक में बांट दिया जाता था और उन प्रांतों को मंडल में बांटा जाता था और मंडल जो है विषय या आहार यानी कि जिले में बटे थे, जो वर्तमान स्थिति है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे उस जिलों को जो स्थानीय तौर पर बांटा जाता था और द्रोणमुख, उसके बाद खारवाटिक और संग्रहण और लास्ट में जो सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग चाणक्य जी की तरफ, क्योंकि सारा कुछ इन्हीं का किया धराया था। ठीक है। चलिए, ऋषि जो चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था, जो चनक थे उन्होंने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चनक थे, उनका पुत्र थे ये चाणक्य जी। और कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है, यानी कि जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इन्हीं के दोनों नाम मिलते हैं। पुराणों में जो उपाधि थी वो द्वि द्विसर्व जो है, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, इनकी उपाधि मिलती है। और अर्थशास्त्र की अगर बात करें, चूंकि चाणक्य जो है कौटिल्य का क्या था? अर्थशास्त्र था। तो जो अर्थशास्त्र बुक, भले अर्थशास्त्र नाम था लेकिन ये पूरी तरीके से किस सिद्धांतों पर आधारित थी? तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक मानी जाती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या इसमें मिलती है। कौन कौन से सप्तांग विस्तान जो है सिद्धांत है इसमें? तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इनकी व्याख्या यहाँ पे मिलती है। आगे बढ़े तो देखिएगा कि कुछ अन्य संबंधित तथ्य यहाँ पे फैक्ट दिए हैं। जैसे अर्थशास्त्र, पति द्वारा परित्याग की गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी, इसके बात का भी उल्लेख किया गया है इस अर्थशास्त्र पुस्तक में। ठीक है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा भ्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया था, ये यहाँ पे वर्णन मिलता है। साथ ही अगर आगे बढ़ें तो सारनाथ स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं। और सारनाथ स्तंभ जो है, क्योंकि आपको पता है ये भारत सरकार ने इस प्रकृति जो है प्रतिकृति को क्या है स्वीकार किया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया हुआ है। ठीक है। चलिए, और तथ्यों को देखें तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया, सबसे पहला जो प्रयास था वो था जेम्स प्रिंसिप द्वारा और 1837 में ये प्रयास किया गया। दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी कौन सी लिपि? तो खरोष्टी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अनुराधापुर जो श्रीलंका, ये प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उड़ेगोलम के लेखों में उल्लिखित अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। मास्की में, गुजरा में, नेत्तूर में, उड़ेगोलम में, यहाँ पे ये अशोक का नाम मिलता है। और इंडिका का जो लेख जो मैंने बताया आपको कि मैगजीन के द्वारा इंडिका लिखी गई है और ये सेल्यूकस निकटर का जो राजदूत बन करके आते हैं। ठीक है।
तक्षशिला की अगर बात की जाए तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला हुआ। ठीक है। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके अन्य नामों की अगर बात की जाए तो जैसे चाणक्य जो विष्णुगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हैं, चंद्रगुप्त इनको सेंड्रोकोट्स कहा जाता था, बिंदुसार इनको अमित्रघात कहा जाता था और अशोक को प्रियदर्शन कहा जाता था। ठीक है। चलिए, अब चूंकि जो सौराष्ट्र की प्रांत की जो सुदर्शन झील है इसके कई वर्णन मिलते हैं, तो इनका जो उद्धार करने का काम जो जैसे किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वहां पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है। जो राज्यपाल थे। और अशोक के काल की अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा जो है यानी कि तुस्साफ द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया। रुद्रदामन का काल की अगर बात करें तो राज्यपाल के रूप में सुविशाख द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और स्कंदगुप्त काल की बात करें तो राज्यपाल पर्णदत्त गिरनार का जो पुरपति था उसके पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली द्वारा इसका जो है पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक है। तो ये जो है सुदर्शन झील के कुछ तथ्य मिलते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये था हमारा मौर्य काल। देखिए मौर्य काल इतना ही नहीं है, मौर्य काल बहुत कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है। ये मान के चलिए कि यहाँ से लगभग 80% तक आपके पीसीएस के फैक्ट भी कवर हो गए। ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्लासेस आपकी दी जा रही हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग हो, लेकिन आपको पता है कि पढ़ाई हमेशा इंजॉय वाली नहीं हो पाती है, पढ़ाई हमेशा बोरिंग ही लगती है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें लगभग रटने वाली चीज़ें हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल की अगर बात करें तो मौर्योत्तर काल राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था। देखिए जब मौर्य काल की बात हो रही थी तो आपको पता है कि वो केंद्रीकरण का काल था। ठीक है। सेंट्रलाइज हो रही थी चीजें, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होंगे यानी कि विकेंद्रीकरण का काल ये होगा। इस कालखंड में मौर्य साम्राज्य के भग्नावशेषों पर छोटे छोटे राज्य उदित हुए तथा पुनः विदेशी आक्रमण और राज्य स्थापना का दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब चूंकि जो साक्ष्य जैसे चीजें मिलती हैं, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इतिहास हम बेसिकली रूप से उसी को देखते हैं जहां पे हमको लिखित और पुरातत्व जो साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से जब लिखित साक्ष्य मिलने लगेंगे तो ज्यादातर आपके फोकस, चूंकि हमें यहाँ से क्या होगा, जानकारी मिलेंगे लिखित वाले पोर्शन से। ठीक है। तो इसलिए आपको पता है कि जब जानकारी हमें मिलेगी तो ज्यादातर उसी साक्ष्यों पर बात की जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे गुजरात के गिरनार पर्वत का प्राप्त जो है साक्ष्य मिलेगा। भाषा संस्कृत, लिपि इसकी ब्राह्मी थी। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन इसको माना जाता है जूनागढ़ का जो अभिलेख है। और संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख नमूना ये देखने को मिलता है, काव्य शैली का, याद रखेंगे। ठीक है। वहीं पे आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और जो सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का जो विवरण सुरक्षित यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। अब वंशजों की तरफ अगर बढ़े तो जैसे कलिंग का चेदी राजवंश, जो कि आपको पता है छुटपुट राजवंश स्टार्ट होंगे, यानी कि अब डिसेंट्रलाइज होगा, विकेंद्रीकरण होगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है राजवंश की स्थापना होगी। तो कलिंग का जो चेदी वंश होता है वो जो संस्थापक हैं वो महामेघ वाहन इनके संस्थापक माने जाते हैं। खारवेल की बात करें तो महानतम सम्राटों में से ये एक थे। और जो खारवेल का हाथी गुम्मा अभिलेख जो है काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया गया, ये साक्ष्य आपको यहाँ मिलता है। और जैन धर्म के प्रति झुकाव यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तंसुली नहर का विस्तार यहाँ पे साक्ष्य मिलेगा। ठीक है। अब देखें गांधार शैली। तो गांधार शैली की अगर बात की जाए तो भारतीय और यूनानी प्राकृतिक की मिश्रित शैली ये मानी जाती है। और इसके जो संरक्षक थे संरक्षण देने वाले वो शक और कुषाण दोनों शासक यहाँ पे इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। मूर्तियां बनाने के लिए मुख्यतः हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब अगला जो वंश है वो है शुंग वंश। शुंग वंश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण
जो पतंजलि के अनुसार ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये ब्राह्मण के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और यवनों को, ये ब्राह्मण मतलब इनके ब्राह्मण होने के, ठीक है, यवनों को परास्त इन्होंने किया, इसके साक्ष्य मिलेंगे। वहीं पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि और साथ ही अंतिम राजा देवभूत जो है शुंग वंश के कहलाते हैं। और यहीं पे एक अयोध्या लेख मिलेगा जो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, मैंने आपको बताया था, जो कि आपके अयोध्या लेख में मिलते हैं। ठीक है, ये किस शासक काल की बात हो रही है, तो ये शुंग वंश की बात हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे शुंग वंश के बाद, तो आप देखेंगे कुजुल कन्फ्यूशस की बात की जाए तो जो केवल तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए, पूछा जाता है तो केवल तांबे के सिक्के इन्होंने कुजुल कन्फ्यूशस ने, सिक्कों पर धर्म थिदस धर्म थी दस तथा धर्म तिथ उत्कीर्ण इन्होंने करवाई थी। और अगर बिम कन्फ्यूशस, ये काफी चर्चित नाम है और आप याद रखेंगे कि बिम कन्फ्यूशस की अगर बात की जाए सॉरी, तो स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के यहाँ से चलेंगे और सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुषाण वंश अगर बात करें तो जो है कनिष्क के द्वारा ये दिखाई देगा वंश। और चौथी बौद्ध संगीति भी, जो इनके जो कुषाण वंश के जो कनिष्क शासक हुए, वो चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन में, जो कश्मीर में, और दरबार में नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक इनके दरबार में रहते थे। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिल जाएगा। ठीक है, और आश्रित विद्वान वसुमित्र थे। सारनाथ बौद्ध अभिलेख यहाँ से मिलेगा और राजकवि अश्वमेध की होने के भी यहाँ से उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो जो राजकवि हैं वो अश्वघोष हो जाएंगे, सारनाथ बौद्ध अभिलेख यहाँ से दिखेगा और आश्रित विद्वान वसुमित्र जी थे, तो ये आपको फैक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर कर्ण वंश की संस्थापन की अगर बात करें तो वसुदेव कर्ण जो है इनके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवाहन वंश की तरफ। सातवाहन वंश की बात करें तो इस संस्थापक सिमुख जी थे। ठीक है, वास्तविक राजधानी इनकी पैटर्न और प्रतिष्ठान थी। आरंभिक राजधानी अमरावती और सातकर्ण जो प्रथम जो सातकर्णी उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। धारण करने वाले पहले सातवाहन वंश का प्रथम राजा थे ये। ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधियां जो है अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक और वेदों का आश्रयदाता इनको माना जाता है। शक शासक नहपान को पराजित इन्होंने किया, इसके साक्ष्य यहाँ से मिल जाएंगे सातवाहन वंश में। ठीक है, अब मौर्य काल अगर परीक्षा के उपयोग से देखें तो योधेय के सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय जी का, योधेय याद रखेंगे। और साथ ही देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन राजाओं के द्वारा करवाया गया था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ यहाँ पे आपको कुषाण काल में, जो सती प्रथा है, कुषाण काल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किसकी, बाल विवाह की, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाएगा, जो कि कुषाण काल से आपको प्रारंभ होती हुई दिखाई देगी। संकर्षण एवं वासुदेवन अंकित हैं किस पे, अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। और अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बुद्ध प्रतिमा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभागों को अपने अधीन किया था, ईरानी शासक है डेरियस प्रथम, 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बढ़ते हैं गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल की तरफ। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में बात की, उसके बाद आफ्टर मौर्य यानी कि मौर्यों के बाद यानी कि उत्तर मौर्य, मौर्योत्तर काल, और उसके बाद आपका गुप्त काल। फिर उसके बाद जैसे गुप्त काल में केंद्रीकृत स्थापना हो जाएगी यानी केंद्रीकृत राज्य हो जाएगा, वहीं पे जब गुप्तोत्तर की बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही स्थिति होगी विकेंद्रीकरण की। ठीक है, तो चलिए, तो मौर्योत्तर युगीन राजनीतिक विकेंद्रीकरण को गुप्तों को ने समाप्त कर दिया, एकीकृत कर देंगे, किंतु सामंतवादी व्यवस्था और हुड़ों के आक्रमण के कारण कालांतर में पुनः राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा आपसी टकराव का एक ऐसा दौर शुरू होगा जो आगे चलकर भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना में क्या कर देगा, मदद कर देगा। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था और जो हुड़ों के द्वारा जो आक्रमण होंगे लगातार, ये इस्लामी सत्ता की स्थापना में ये काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि इन दोनों की वजह से क्या हुआ, विकेंद्रीकरण स्थापित हो जाएगा और उसकी वजह से इसका फायदा फिर इस्लामी सत्ता उठाएगी। ठीक है,
तो गुप्त वंश की बात करें तो अगर ये लगभग जो है 275 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है, और संस्थापक महाराज श्री गुप्त माने जाते हैं, जो लगभग 275 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, ईस्वी में देखे जाएंगे। और प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चलिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शक्तिशाली शासक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो 319 से 335 ईस्वी तक ये शासनकाल करेंगे। महाराजाधिराज की इन्होंने जो है पदवी धारण की। गुप्त संवत का जो है प्रवर्तक थे ये। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है। अगले जो प्रतापी राजा थे वो थे समुद्रगुप्त, और विसेंट ए स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की इनकी उपाधि दी है। यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ये कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन यहाँ पे मिलता है, ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक, वहीं समुद्रगुप्ती विजयों का जो है उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है। उपाधि की अगर बात करें तो पराक्रमांक उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है। और साथ ही देखें तो समकालीन जो दक्षिण भारत के जो नरेश हैं और संबंधित जो राज्य हैं उनकी अगर बात करें तो जैसे धनंजय, तो संबंधित राज्य था कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णुगोपा कांची। ठीक है, ये संबंधित थे इनके राज्य से। अब आगे चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ बढ़े, जो एक और अगले राजा थे। तो इनका जो एक अन्य नाम वो देवगुप्त या देवराज मिलता है। उपाधियां इन्होंने विक्रमादित्य की, शकारी, शक विजेता, देवश्री आदि जैसी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। महरौली अभिलेख की अगर बात की जाए तो विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और इसका साक्ष्य महरौली लेख में मिलता है। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप चंद्र नामक राजा की उपाधियों का वर्णन, उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिल जाएगा इसी महरौली अभिलेख में। और यहाँ चंद्र का जो समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित इसको यहाँ पे उल्लेख दिया गया है। ठीक, चलिए, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया इन्होंने, और पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन इन्होंने कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। समकालीन चीनी यात्री फायान इनके शासनकाल के दौरान आता है। ठीक है, और अगर वहीं देखें तो अस्पृश्यता का उल्लेख करता जो है जो रचना है आपकी फोयो की, ये आपको मिल जाएगी। जो फायान की फोयो की है, इसमें ये उल्लेख मिलता है कि अस्पृश्यता का प्रथम उल्लेख करता है ये। ठीक, यानी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का उल्लेख यहाँ से मिलेगा आपको। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके नवरत्नों की अगर बात की जाती है जो आपसे पूछे भी जाते हैं, तो जैसे कालिदास जो महाकवि थे, धन्वंतरी जो चिकित्सक थे, और बारामेर जो खगोल विज्ञानी थे, और अमर सिंह जो कोशकार थे, शंकु जो वास्तुकार थे। ठीक है, और जो छपड़क थे वो ज्योतिष थे, वररुचि जो थे वो व्याकरण थे, व्याकरणविदी थे, और जो है बेताल भट्ट जो है जादूगर थे। ठीक है, और घटपर्णक जो है कूटनीतिज्ञ थे। चलिए, अब उसके बाद जो अगले शासक कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न थे ये। ठीक है, दूसरी वाली पत्नी थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की, कुमारगुप्त उनसे पैदा थे। सर्वाधिक प्राप्त गुप्त कालीन अभिलेख इसी के समय के हैं। सबसे ज्यादा जो है अभिलेख इसी शासनकाल के मिलते हैं। ताम्रपत्र की अगर बात करें तो जैसे धनदेह, दामोदरपुर, बैग्राम से जो है ताम्रपत्र मिले हैं, और स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं यहाँ से। ठीक है, विल्सड अभिलेख की अगर बात करें तो गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त तक यहाँ पे सीमित मान ली जाती है, मिलता है इसका वर्णन। और पुष्यमित्रों का आक्रमण अगर देखें तो स्कंदगुप्त द्वारा पराजित ये दिखाई देंगे। ठीक, इसका भी साक्ष्य यहाँ पे मिल जाएगा। आगे देखें स्कंदगुप्त के बारे में, तो इन्होंने जो क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वर्ण सिक्के देखें तो मुख्य भूभाग यानी धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति से यहाँ उत्कीर्ण मिलेगा इनके स्वर्ण सिक्कों पर, और पीछे के भाग पर यानी जो मेन पार्ट था उस पर धनुष बाण, और पीछे का पार्ट जो था उसमें पदासन में विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति यानी कि लक्ष्मी का जो चित्रण मिलता है।
श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण यहाँ पे दिखाई देंगे इन सिक्कों पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो खुशनेवाज के नेतृत्व में हुणों का पहला आक्रमण यहाँ दिखाई देगा, जो स्कंदगुप्त विजयी रहते हैं जिसमें। और कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य अंकित होते हैं, यानी कि उनका अंकन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे तोरमाड़ की समझते हैं बात को। तो अगर तोरमाड़ की बात ही करें तो भारत पर दूसरे हुणों का आक्रमण का नेता जो है, और एरण बारह वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख दिखाई देगा। और धन्य विष्णु यानी तोरमाड़ के सामंत ये होते हैं, ठीक है। मेहर कुल की बात की जाए तो तोरमाड़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी ये होंगे, और साथ ही नरसिंह गुप्त बालादित्य ने पराजित किया था। तो ये सब आपको तोरमाड़ में इसमें साक्ष्य मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो अर्थव्यवस्था जैसे ताम्रलिप्ति की अगर बात की जाए तो बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, और उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन भी यहाँ से होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार होता था। और अगर भड़ोच की बात की जाए तो पश्चिमी भारत का प्रमुख ये बंदरगाह था, ठीक। और पश्चिमी देशों के साथ यहाँ से समुद्री व्यापार होता हुआ दिखाई देगा। श्रेणियों की अगर बात करें तो विशेष महत्व के संगठन थे, और व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित श्रेणियां थी ये। और अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार, साथ ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, जो मानक कीमतों का निर्धारण करती थी श्रेणियां। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख जो होता था, और अपने नियम स्वनिर्मित होते थे, ठीक है। यानी उन श्रेणी के माध्यम से निर्मित हुआ करते थे। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती की अगर बात की जाए तो भास्कराचार्य जो है इनके लेखक थे। और आयुर्वेद शास्त्र जो है धन्वंतरि के इसके लेखक थे। और स्वर्ण मुद्रा दीनार हुआ करती थी, चांदी के सिक्के रूपक हो, चांदी के सिक्के कहा जाता था, यानी चांदी सिक्कों को रूपक कहा जाता था, स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ठीक है। अब एरण अभिलेख की अगर बात की जाए तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ से मिल जाएगा। 510 ईस्वी का जो अभिलेख यहाँ से मिल जाएगा। सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख यहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़ जाए तो देखें कि मंदसौर का जो अभिलेख है, ठीक है, तो इसमें कुमारगुप्त प्रथम के समय का जो है वर्णन मिलता है, और राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख यहाँ पे मिल जाएगा। सूर्य मंदिर का निर्माण इसका उल्लेख मिलेगा। पटवाय जो है रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख यहाँ पे मिल जाएगा। ये मंदसौर अभिलेख में आपको उल्लेख मिलेगा, ठीक। अगर उसी की बात आगे बात करें तो जैसे उद्रंग, ये स्थायी किसानों से भूमि कर हुआ करता था उद्रंग, जो आपके 1/6 भूभाग राजस्व की दर उपज का था ये, ठीक। और विदक भागम जो प्राचीन भारत में सिंचाई कर हुआ करता था। कौशे रेशम का पर्याय होता था। संस्कृत गुप्तकालीन उच्च लोगों की ये भाषा थी, ठीक है। वारंगल लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध वारंगल, ठीक है। और वहीं जो है मृच्छकटिकम की बात करें तो ये शूद्रक की रचना हुआ करती थी, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे गए आपसे, तो ये बहुत शॉर्टकट है ये चीज़ें। तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना थी। और शतरंज की अगर बात करें तो गुप्त काल के दौरान उद्भूत खेल हुआ करता था। तो खेल अगर बात करें तो शतरंज। अगर वारंगल की बात करें तो लोहे के उपकरण यहाँ से मिलते हैं। संस्कृत जो है उच्च उच्च भाषा, उच्च लोगों की जो भाषा थी, ये मुख्य भाषा हुआ करती थी। और जो है रेशम का जो पर्याय होता था उसका उसको बोलते थे कौशे, ठीक है। और सिंचाई कर जो होता था वो विदक भाग जो है, और साथ ही उद्रंग जो है स्थानीय जो स्थायी जो किसान होते थे उन पे जो भूमि कर लगता था उसको उद्रंग कहा जाता था, ठीक है। गुप्तकालीन दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो वाकाटक वंश का संस्थापक जो विंध्य शक्ति और प्रवर्सन प्रवर्सन की अगर बात करें, विंध्य शक्ति इसमें एक प्रवर्सन एक महा वो रहे, क्या बोलते हैं, एक राजा रहे प्रतापी। और 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखा जा सकता है। और धर्म महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। सम्राट की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, और 4 अश्वमेघ इन्होंने किए थे, ठीक। और भारतीय सरदर्शन अंतिम रूप से जो संकलन गुप्त काल में हुआ इनका सरदर्शन का, कौन कौन से, जैसे कपिल मुनि सांख्य, योग पतंजलि, न्याय गौतमी की, ठीक है, वैशेषिक गणाद, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा, ये आपको जो है भारतीय शब्द दर्शन मिल जाएंगे, जो अंतिम रूप से इनका संकलन किस में हुआ, गुप्त काल में।
अब विविध में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है ये, ठीक है। पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे इलाहाबाद में स्थापित करवाने वाले शासक का नाम कौन कौन किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। कौशाम्बी में था ये अशोक स्तंभ, और इसको इलाहाबाद इन्होंने लाने का काम अकबर ने किया। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक होते थे ये, ठीक है। और गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम पड़ा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इनका नाम पड़ गया। सोने की नगरी कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था जो है गुप्त काल के समय, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सोना अपार धन था, यहाँ सोने से सब चीज बनी थी, नहीं। व्यापार बहुत अच्छा था, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, और इसी तरीके से इसको जो है याता मतलब क्या ट्रेडिंग बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से इसको स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल की तरफ। तो ये गुप्त काल था आपका, और गुप्तोत्तर काल की तरफ देखें तो गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था कौन था? नागभट्ट प्रथम। इन्होंने जो है प्रतिहार वंश यानी गुर्जर जो है वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग माने जाते हैं। और हर्ष ने अपनी जो राजधानी स्थानांतरित कहाँ की थी? तो थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज की थी। ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, ठीक। ऐहोल प्रशस्ति की बात करें तो ऐहोल प्रशस्ति में देखें तो पुलिकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन यहाँ से मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें हर्ष पराजित हो जाते हैं, ठीक। और इसकी जो रचयिता वो रवि कीर्ति जो है रचयिता रहे इसके। साथ ही अगर यहाँ पे देखें वेनसांग के समय की बात, तो वेनसांग को अगर देखें तो हर्ष के समय की प्रमुख घटना वेनसांग का भारत आगमन था, और तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान की। प्रसिद्ध ग्रंथ सीयू की वेनसांग, ठीक है। और भीनमाल की यात्रा, साथ ही यात्रियों का राजकुमार उपाधि इन्होंने धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा एवं अध्ययन किया इन्होंने वेनसांग ने, ठीक है। और ये हर्ष के समय में आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे वेनसांग के बारे में, ठीक। और जो उल्लेख जैसे मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ये उल्लेख मिलता है, और वाराणसी ये रेशमी वस्त्रों के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो अब आपको कुछ चीजें जैसे मिलेगी, जैसे चार धाम की बात होगी तो चार धाम का मतलब क्या होता है? तो बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, ये चार धाम आपको देखने को मिलते हैं। आज भी बोलते हैं जैसे चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, इसका मतलब बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, ये चार जो है प्रमुख धाम मिल जाएंगे आपको। तो कन्नौज के लिए जो है, चूंकि कन्नौज के लिए काफ़ी लड़ाई हो रही थी, काफ़ी उन्नत क्षेत्र था ये, तो वहाँ पे त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष जिसको बोला जाता है, जो कि आपके किस किस के बीच में, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे। तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर जो प्रतिहार थे, अंतिम रूप से ये गुर्जर प्रतिहार सफल हो जाएंगे, बाकी ये दोनों लोग हार जाएंगे। तो अब जो है कन्नौज पे किसका शासन हो जाएगा? तो गुर्जर प्रतिहार का हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो चार मठ थे, जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में, पूरी जो मठ था आपका पूर्व में उड़ीसा, और दक्षिण में जो श्रृंगेरी यानी कर्नाटक में जो आपका मठ है, और पश्चिम में आप देखेंगे द्वारका जो गुजरात वाला मठ। ये चार मठ जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है। प्राचीन लेखकों के द्वारा भारत को दिया गया नाम जो था वो यिनतु या थियानतु ये नाम मिलता है, और जो प्राचीन लेखकों के द्वारा नाम दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इसको नष्ट किया, ये आपको लेख मिल जाएगा। अब हर्ष की बात की, चूंकि हर्ष के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए हम हर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो शासनकाल की विस्तृत जो सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त होती है। बाणभट्ट याद रखिएगा, हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। आंशिक सूचनाओं का स्रोत जो है कल्लड़ स्कृत से मिलता है, कल्लड़ की जो राजतरंगिणी है तो उससे मिलता है आंशिक सूचना का स्रोत। चीनी स्रोत जो है वो हर्ष एवं राजश्री दोनों के साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे, ठीक है। यानी कि उससे चीनी एक स्रोत है, उससे मिलता है कि हर्ष एवं जो राजश्री है, यानी कि दोनों के एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठने का साक्ष्य मिलता है, उल्लेख मिलता है। राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, हर्ष ने की थी। कन्नौज जो है विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लिए आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन देखने को मिलेगा। 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे इसमें। सभा का अध्यक्ष जो है वेनसांग, और प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब अगला जो है आपका टॉपिक वो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला है, जो कि हम कल की क्लास में कवर करेंगे।
कोशिश करेंगे कि आप 1 क्लास या डेढ़ 2 क्लास में आपकी ये पूरी एंशिएंट खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग मिडिवल को स्किप करके हम मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आधुनिक काल की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम मध्यकाल को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सब पढ़ते रहिए। ठीक है, और ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान में रखिए। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, और बाकी जैसा आप लोग को उचित लगे वही लाइक करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि हमको भी थोड़ा सा लाभ हो। लाभ इन द सेंस मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्लासेस लेट करता चला जाऊंगा। तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन के लिए मैं फिर आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे मोटिवेशन दीजिए, बाकी मैं आपको मोटिवेशन देने का प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय।